नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार मंगलवार 17 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। नीतीश कुमार बने बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री। उनके साथ 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें जदयू से 5, भाजपा से 7 और हम वीआईपी से एक नेता को मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को साधने की कोशिश की गई। नीतीश समेत 15 विधायकों में स्वर्ण समुदाय से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और दलित समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया। नीतीश की पहली कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को होगी और विधानसभा का नया सत्र 23 नवम्बर को शुरू होगा। नई सरकार में तारकिशोर और रेणु डिप्टी सीएम होंगे। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर ही विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के टॉप लीडरशिप यानी सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया व राहुल का बचाव करते हुए सिब्बल पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा, पार्टी के अंदर का मामला बाहर लाना गलत है। गहलोत ने ट्वीट किया, कपिल सिब्बल को मीडिया के सामने हमारे आंतरिक मुद्दे का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा है। कश्मीर के 4 जिलों के लिए एवलांच वार्निंग भी दी गई है। इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका नजर आया तो बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के अलावा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रविवार को बारिश हुई। कई शहरों में बारिश के साथ ओले गिरे। इससे खासा नुकसान भी हुआ। सभी जगह मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, लेकिन ट्रंप इस जीत को मानने से इनकार कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर इस बार हुए चुनाव को इतिहास का सबसे कपटपूर्ण चुनाव बताया। उधर ट्रंप कैंपेन चुनाव में गड़बड़ी के अपने आरोपों को पुख्ता साबित करने के लिए एक IT वर्कर को गवाह के तौर पर सामने लाया है। IT वर्कर का दावा है कि उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करते हुए देखा था। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि यह वर्कर जो बाइडेन की ओर से चुनाव में हुए फर्जीवाड़े के चश्मदीद है। डेट्रॉइट की IT वर्कर मेलिसा कोरोन ने एक वीडियो के जरिए अपनी बात कही है। इस वीडियो में वे कह रही हैं कि TCF सेंटर के पोल वर्कर्स ने 50 वोट का एक ही बैच 8 से 10 बार काउंटर पर दिया। बता दें कि मेलिसा को डोमिनियन वोटिंग सिस्टम की ओर से बैलेट काउंटिंग मशीनों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। उनका दावा है कि 24 घंटे की शिफ्ट के दौरान उन्होंने सिर्फ बाइडेन के नाम के ही वोट देखे। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक भी वोट नहीं था। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस के पति डग एमहाफ पत्नी की मदद के लिए नौकरी छोड़ने जा रहे हैं। उन्हें अमेरिकी मीडिया में सेकंड जेंटलमैन कहा जा रहा है। एमहाफ यहूदी मूल के हैं और पेशे से वकील हैं। हालांकि अगस्त में जब कमला को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया था तो उसके कुछ दिन बाद ही डग ने छुट्टी ले ली थी। कैंपेन के दौरान ही वे काफी एक्टिव नजर आए। हाल ही में डेमोक्रेट पार्टी ने जब चुनाव जीता तो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ एमहाफ भी नजर आए थे। 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। कमला और एमहाफ की पहली मुलाकात सन 2013 में हुई थी। 2014 में दोनों ने शादी कर ली। एमहाफ तलाकशुदा थे। उनके 2 बच्चे हैं। वे अब भी साथ ही रहते हैं। नए साल में आपका फोन बिल 15 से लेकर 20% तक बढ़ सकता है। खबर है कि वोडाफोन आइडिया यानी VI और एयरटेल जैसे टेलीकॉम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में टैरिफ में 15 से 20% की बढ़ोतरी करना चाहती है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि घाटे की वजह से वे ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। खबर तो यह भी है कि कई टेलीकॉम कंपनियां 25% तक टैरिफ बढ़ाने का मन बना रही हैं, लेकिन एक बार में इतनी बढ़ोतरी करने से ग्राहक कम होने का भी डर है। इसलिए कंपनियां फेज वाइज ऐसा करने का फैसला ले सकती हैं। इंतजार खत्म, भारत में जल्द होगी PUBG की वापसी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो टीजर। जल्द ही इसे गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। पिछले हफ्ते PUBG कॉर्पोरेशन ने घोषणा की थी कि PUBG मोबाइल गेम जल्द ही भारत में वापसी करेगा। सितंबर की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा भारत में इस खेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। डेवलपर्स ने गेम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीजर पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है ऑल न्यू PUBG मोबाइल भारत में आ रहा है। अपने सभी दोस्तों से इसे शेयर करें।
ब्रिटेन 2030 से नई पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले सप्ताह इसकी घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह बैन पहले तय की गई योजना से 5 साल पहले लागू हो जाएगा। इसकी घोषणा अगले सप्ताह एनवायरमेंटल पॉलिसी की स्पीच में की जा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो हाइब्रिड कारों को इस बैन से छूट मिल सकती है। बता दें कि हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक और फॉसिल फ्यूल के मिश्रण से चलती हैं और 2035 तक बेची जा सकती हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में किसी भी सूत्र की जानकारी नहीं दी गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर परियोजना अधिकारी के 125 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक कैंडिडेट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु 25 से लेकर 28 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नंबर, कार्य अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज यानी 17 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे 17 नवंबर यानी आज शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आयोग ने 28 अक्टूबर 2020 को 345 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के लिए भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, भारतीय वायुसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल तेजी से अपनी प्रोडक्ट लाइनअप बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की पहली 6 माह में कंपनी एयरपॉड्स 3 का एक नया सेट और एक मिनी एलईडी आईपैड लॉन्च करने की योजना बना रही है। एक रिसर्च नोट के अनुसार अपकमिंग एयरपॉड्स 3 प्रो मॉडलों की तुलना में अधिक सस्ता होगा और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसे हाई एंड फीचर से भी लेस होगा। फ्यूचर एयरपॉड्स बेहतर एक्सपीरियंस के लिए सिंपल टच सेंसर्स के साथ आ सकते हैं। ये कितने एडवांस्ड होंगे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्पल एयरपॉड्स के फ्यूचर वर्जन में एम्बिएंट लाइट सेंसर जोड़ने की योजना बना रही है ताकि ब्लड ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट जैसे डेटा की निगरानी भी की जा सके। कुछ दिन पहले ही वीवो ने अपने मिड रेंज स्मार्टफोन वीवो V20 को लॉन्च किया था और अब कंपनी ने सीरीज में किफायती मॉडल के तौर पर वीवो V20 SE को जोड़ दिया है। V20 SE की कीमत को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों के लिए बनाया है जो कम बजट में स्टाइलिश दिखने वाले फोन चाहते हैं। कंपनी ने इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट बाजार में उतारा है जो अपनी ग्लासी बैक पैनल की वजह से सुर्खियों में है। इसमें 6.44 इंच का HD+ एमोलेड डिस्प्ले पैनल मिलता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 3 रियर कैमरे दिए गए हैं। फोन सिर्फ 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में ही उपलब्ध है और इसकी कीमत 20,900 रुपए रखी गई है। इसमें ग्रेविटी ब्लैक और एक्वामरीन ग्रीन जैसे 2 कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। दोनों ही ग्लासी फिनिश के साथ आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी एक्सचेंज बोनस, 1 टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट समेत 10% कैशबैक जैसे ऑफर्स भी दे रही है। जिले में लगभग भूमि पर रबी की फसल की बुआई पूरी होने को है, जिसके चलते फसल में यूरिया खाद भी डाली जानी है। किसानों को यूरिया की जरूरत के चलते खाद की डिमांड बढ़ चुकी है। ऐसे में किसानों की किल्लत को दूर करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से यूरिया का रैक मंगवाया गया है। गुजरात से सोनीपत रेलवे स्टेशन पर यूरिया का रैक पहुंच चुका है, जिसमें से जिले के किसानों को 13,000 बैग मिलेंगे। बाकी का खाद पानीपत सहित आसपास के जिलों में वितरित किया जाएगा। सरकार व कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आखिरकार लंबे समय के बाद ITI चलाने को हरी झंडी दे दी है। विभाग द्वारा 16 नवंबर से 50% बच्चों को उनकी व उनके अभिभावकों की लिखित सहमति उपरांत ITI में प्रशिक्षण लेने की छूट दी है। इसमें द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित होंगे। प्रदेश के राजकीय व प्राइवेट ITI की 21 नवम्बर से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। ऐसे में विभाग ने परीक्षाओं से ठीक 1 सप्ताह पहले कक्षाएं लगाने का आदेश दिए हैं ताकि विद्यार्थी प्रायोगिक ज्ञान लेते हुए प्रायोगिक परीक्षा में भाग ले सकें। 26 नवंबर को सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल प्रस्तावित है। इसको लेकर हरियाणा की सरकार सख्त हो गई है। हड़ताल के ऐलान पर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को हड़ताल के दिन कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित की जाए। विभाग दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट भेजे। सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छटनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगे काफी लंबे समय से लंबित हैं। सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कर्मचारियों में रोष है। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल शासक बाबर ने 17 नवंबर 1525 में भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 में हुआ। भारत की रीता फारिया ने 17 नवंबर 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली एशियाई महिला थी।
और अंत में भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का निधन 17 नवंबर सन 2012 में हुआ।